हेलो एवरीवन, दिस इज रंजन पेड़ीवाल। चलो ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसका एक क्विक रिवीजन। अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, एक बार जल्दी से 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड। सबसे पहला बात, ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किस इंडस्ट्री में अप्लाई होने वाला है? सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में। ये वो इंडस्ट्री जो टैंजिबल गुड्स को प्रोवाइड नहीं करता, जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डील नहीं करता, पर जो सर्विसेज दे रहा है, वैसे इंडस्ट्री में क्या अप्लाई करते हैं कॉस्ट निकालने के लिए? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, इसका एक और नाम है सर्विस कॉस्टिंग। अब देखो बहुत सारा एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके अंदर में बस, लॉरी है, अगला होटल है, अगला एयर ट्रांसपोर्ट है, अगला हॉस्पिटल है, अगला हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, टोल है, और पावर जनरेशन है, और काफी सारा है। तो अब यहां पे केस बाय केस हम लोग सब एक का टिपिकल फीचर्स जरूर जानने का कोशिश करेंगे। देखो चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, वो कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में मेन रहेगा दो, एक रहेगा बस, एक रहेगा लॉरी या फिर ट्रक। एक रहेगा बस, एक रहेगा लॉरी या फिर ट्रक। ठीक, पहले बताते हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम लोग को करना क्या है? हम लोग को सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का साल भर का खर्चा एस्टिमेट करना है। हम लोग सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे साल भर का खर्चा क्या लगेगा। डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे, मेरे को क्या मिलेगा? रेवेन्यू। अब यहां पे वर्ड सेल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जनरली सेल वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब गुड्स को बेचा जाए, पर यार यहां तो सर्विसेज दिया जा रहा है, तो सर्विसेज का सेल नहीं होता। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? आइदर हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू, या वर्ड यूज करते हैं टेकिंग्स, या वर्ड यूज करते हैं ग्रॉस प्रोसीड्स, आइदर रेवेन्यू बोलेंगे या टेकिंग्स बोलेंगे या ग्रॉस प्रोसीड्स बोलेंगे। तो ये सब इंटरचेंजेबली हम लोग यूज करते हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है यहां तक? अगला बात, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखे? तो पहला स्टेप रहेगा, एक बार हम इधर लिखते हैं, मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा? कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट हो या होटल हो या कुछ भी हो, उसमें साल भर में या एक महीने में या जो पीरियड स्पेसिफाई करे उसमें कॉस्ट क्या लग रहा है। एक और कॉस्ट को कैलकुलेट किए, उसके बाद ऐड करेंगे प्रॉफिट। मेरे को सीधा मिलेगा रेवेन्यू, या जो हम लोग वर्ड यूज किए ग्रॉस प्रोसीड्स, या टोटल टेकिंग्स। ठीक, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना बड़ा आसान रहेगा। सारा का सारा कॉस्ट को सिंपली ऐड करना है, फिक्स वेरिएबल में हम लोग बांट सकते हैं। ऐड करते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जनरली एज अ परसेंटेज दिया रहेगा। अब मान लो अगर ये परसेंटेज कॉस्ट का है, मान लो 20% ऑफ कॉस्ट, तो झमेला ही नहीं है, जितना कॉस्ट आया उसका सीधा 20% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट। जब कभी कभी बोलेगा 20% ऑफ रेवेन्यू, 20% ऑफ रेवेन्यू अगर बोल दे, या 20% ऑफ टेकिंग्स अगर बोल दे, या 20% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स अगर बोल दे, तो ये वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद पता चलेगा। तब यहां पे हम लोग लगा सकते हैं जो आप लोगों का शॉर्टकट पड़ा हुआ होगा, जब प्रॉफिट को इस तरीके से निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट 1/1 ऑन कॉस्ट है तो 1/2 ऑन सेल है। प्रॉफिट 1/2 ऑन कॉस्ट है, 1/3 ऑन सेल। 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन सेल। 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/5 ऑन सेल। इसका मतलब देखो क्या, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक, तो अगर प्रॉफिट 1 रुपया माने, कॉस्ट 1 रुपया है, तो सेल देखो 2 बनेगा। तो प्रॉफिट 1 कमाए 1 रुपए के कॉस्ट पे या 2 रुपए के सेल पे। सिमिलरली कॉस्ट अगर 2 रुपया है, प्रॉफिट अगर 1 है तो सेल होगा 3। तो देखो एक प्रॉफिट कमाए
2 की कॉस्ट पे बोली है, 1 प्रॉफिट कमाए 3 के सेल पे, बात तो एक ही हुआ। तो एनीवेज हम लोग प्रॉफिट को ऐड करेंगे। अब अगर बाई चांस एग्जैक्ट फ्रैक्शन में हम लोग को चीज नहीं मिलता है तो इसमें घबराने का नहीं है। अगर मान लो एग्जांपल देते हैं 30% ऑन सेल, तो 30% तो कोई फ्रैक्शन बन नहीं रहा है, तब इस केस में एक बार अज्यूम कर लो 100 रुपए का सेल, तो प्रॉफिट है 30, यानी कॉस्ट होगा 70, यानी ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है 70 को, तो 30 का वैल्यू क्या बनेगा, वो कैसे आएगा, जो ये वैल्यू है ये 70 को रिप्रेजेंट किया, तो 30 का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो देखो हम लोग पहला बात कॉस्ट ऐड किए, अगला प्रॉफिट को ऐड किए, मेरे को सीधा क्या मिलेगा, रेवेन्यू या ग्रॉस प्रोसीड्स या टेकिंग्स। ठीक है, अब ये जो है ना, ये तो देखो पूरे कंपनी को साल भर में कमाना है, पर मेरे को निकालना क्या है, हर एक यूनिट से हम लोग कितना चार्ज करेंगे, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग फाइनली डिवाइड करेंगे एक चीज जिसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। अगर बाई चांस मेरे को निकालना है कितना चार्ज किया जाए कस्टमर से, तो हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस्ट यूनिट से। अब आप लोग अगला बात बोलेंगे कॉस्ट यूनिट मतलब क्या, देखो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कॉस्ट यूनिट होता है। और जैसे कि बस के अंदर में कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा, पैसेंजर किलोमीटर, यानी कितने पैसेंजर को कितना किलोमीटर लेकर जा रहा है, जिससे वो डिवाइड करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर ले जाने का वो कितना चार्ज करेगा। लॉरी के केस में ये हो सकता है टन किलोमीटर, जिसे कॉस्ट यूनिट क्या क्या हो सकता है, बस के केस में रहेगा पैसेंजर किलोमीटर। ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग जरूर जानेंगे। लॉरी के केस में रहेगा टन किलोमीटर। अगला जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके केस में रहेगा हमारा पर पैसेंजर या पर टिकट। जो होटल है उसके केस में रहेगा रूम डे, पर रूम पर डे। अगर हॉस्पिटल रहा तो उसमें रहेगा पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे। अगर मान लो पावर जनरेशन रहा तो डिवाइड करके केडब्ल्यूएस से। तो देखो उद्देश्य क्या है, कॉस्ट निकाल प्रॉफिट जोड़ सेल मिलेगा, सेल नहीं बोलना चाहिए, रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू को डिवाइड करो कॉस्ट यूनिट से, क्या निकालने के लिए, रेट पर कॉस्ट यूनिट कितना चार्ज करना है। ठीक, अब यहां पे हम लोग को मेन कैलकुलेशन जो समझना है वो रहेगा ये कॉस्ट यूनिट वाला। प्रॉफिट कैलकुलेट करना कभी झमेला रहेगा नहीं। कॉस्ट में कुछ कुछ कॉस्ट टिपिकल होता है, जो परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स रहता है वो हम लोग जरूर जानेंगे। चलो काम करते हैं लोग, सीधा सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला इंडस्ट्री। वो पहला इंडस्ट्री कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ये तो हमारा बेसिक बैकग्राउंड था। अब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट जरूर निकालेंगे, प्रॉफिट जरूर ऐड करेंगे, रेवेन्यू या टेकिंग्स मिल जाएगा। वो मिलने के बाद मुझे डिवाइड करना है एक कॉस्ट यूनिट से, वो क्या होगा, पैसेंजर किलोमीटर। अब लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस पैसेंजर किलोमीटर क्या, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये 5-6 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कोई भी क्वेश्चन आए आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। पहला बात, डिस्टेंस पर ट्रिप 80 किलोमीटर। मान लो 2 सिटी है ए और बी, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर का। ठीक, मान लो ये बस ए से बी जा रहा है, राउंड ट्रिप्स पर डे 3। ये बस का काम क्या है, पैसेंजर को लेकर जाएगा यहां, उतार देगा फिर लेकर आएगा यहां, उतार देगा फिर लेकर जाएगा यहां ये सिलसिला वो करता रहेगा। क्वेश्चन उठता है एक दिन में ये सिलसिला कितनी बार करने वाला है, देखो राउंड ट्रिप्स पर डे है 3। शब्द को ध्यान देना, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप पर डे 3, यानी एक दिन में 3 राउंड ट्रिप मारा। राउंड ट्रिप माने जाके फिर से आना, एक राउंड ट्रिप, जाके फिर से आना, एक और राउंड ट्रिप, जाके फिर से आना, एक और राउंड ट्रिप, यानी कुल मिला के ट्रिप्स कितना रहेगा, 6। अगर यहां पे खाली वर्ड ट्रिप्स बोलता, ट्रिप्स पर डे, तो 3 रहता। यहां पे राउंड ट्रिप्स पर डे बोला, यानी 6 हो गया। तो देखो 80 किलोमीटर जाएगा दिन में 6 बार, यानी एक दिन में कितना किलोमीटर चला, 80 इंटू 6, 480 किलोमीटर एक दिन में। प्रश्न उठता है एक महीने में ये कितना दिन ऑपरेट कर रहा है, 27। तो डेली इतना किलोमीटर चला तो 27 दिन में इतना किलोमीटर चलेगा। ठीक, या एक महीने का किलोमीटर। अब हम लोग का जो मन चाहे हम लोग कैलकुलेशन करें,
अगर बाई चांस हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं एक महीने के बेसिस पे, तो सारा खर्चा एक महीने का आएगा, सारा कैलकुलेशन एक महीने पे चलेगा। पर वही अगर हम लोग चाहे तो साल भर का कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरा सारा खर्चा 12 महीने का, डिस्टेंस मिलेंगे 12 महीने का। तो मान लो हम लोग साल भर का निकाल रहे हैं, तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो मेरा टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, 80 इंटू 6 इंटू 27 इंटू 12। आप लोग कैलकुलेट करना, ये आएगा 1,55520 किलोमीटर। तो देखो मेरा पहला बात, मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑफ बस का या ट्रांसपोर्टेशन में हमें डिस्टेंस जरूर निकालना है, और डिस्टेंस के लिए ज्यादा नहीं, खाली 4 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला चाहिए डिस्टेंस पर ट्रिप। अगर हम इसको फॉर्मूला में एक्सप्रेस करें, डिस्टेंस पर ट्रिप वो था 80 इंटू, ध्यान देना ये 6 क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे, इंटू ये 27 क्या है, नंबर ऑफ डेज पर मंथ, इंटू ये 12 क्या है, नंबर ऑफ मंथ। मेरा रिक्वेस्ट है फॉर्मूला को याद करने का कोशिश मत करना, कॉमन सेंस लगाना। सिंपल सा बात था, एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस चले, एक दिन में ऐसा कितना ट्रिप किए, महीना में कितना दिन चले, साल में कितना महीना है, ठीक। पर वही मान लो और क्वेश्चन में लिखा है कि 10 बस है, तो इंटू 10 भी कर देंगे, सबका मिलाना है अगर तब। डन। चलो ये बात था हमारा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जो लोग कर लिए। अगला हमें कैलकुलेट करना सीखना है पैसेंजर किलोमीटर। अब पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि हमारा बस साल भर में कितने पैसेंजर को कितना किलोमीटर लेकर गया। प्रश्न उठता है ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, जरा देखो ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा पैसेंजर किलोमीटर का। पैसेंजर किलोमीटर नाम खुद बता रहा है, साल भर में टोटल कितना किलोमीटर चले, जो हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे, इनटू हर एक ट्रिप में कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स को लेके, इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ध्यान देना यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यानी जितना कैपेसिटी है वो नहीं, कितने पैसेंजर्स को एक्चुअली लेकर गए। टोटल किलोमीटर कितना चले, देखो हम लोग जस्ट कैलकुलेट किए थे 1,55520 इनटू इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितना, देखो कैपेसिटी है 50 का, आउट ऑफ विच 80% इज ऑक्यूपाइड। अब क्वेश्चन में दो तरीके से बोलेगा, इधर बोलेगा 80% ऑक्यूपाइड या बोलेगा 20% वेकेंट है। तो देखो 50 पैसेंजर है, 80% ऑक्यूपाइड है, तो यानी इफेक्टिवली कितने पैसेंजर को लेके जा रहा है, 50 का 80%, जो कितना आएगा 40। तो 1,55520 इंटू 40 अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आने वाला है 6,220,800। अब तुम लोग भैया इसका बताइए यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या रहेगा, पैसेंजर किलोमीटर, इसका यूनिट ही है पैसेंजर किलोमीटर, ठीक। तुम लोग कैलकुलेशन तो समझ गए, पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या। देखो पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या है, मान लो साल भर में इस कंपनी का कॉस्ट लग रहा है 6,220,800। मान लो साल भर में हमारी कंपनी का कॉस्ट लग रहा है 6,220,800। पैसेंजर किलोमीटर भी मान लो इतना है, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए दिया है खाली। ये काम करते हैं, रुको। मान लो साल भर में हमारी कंपनी का कॉस्ट लग रहा है 1,244,1600। साल भर में मान लो पैसेंजर किलोमीटर था 6,220,800, जो जस्ट कैलकुलेट किए। तो हमें कैलकुलेट अगर करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, वो कैसे आएगा, कितना कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर, ये आएगा ₹2 पर पैसेंजर किलोमीटर। अब बताइए क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि अगर बाई चांस हमारा बस एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेकर जाए तो इसका खर्चा लगता है, तो हमारा बस एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेकर जाए खर्चा लगता है, तो
अब इसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, मान लो 50%, यानी हर पैसेंजर से हर किलोमीटर ले जाने का ये 2 में प्रॉफिट 1 रुपया जोड़ के 3 रुपया चार्ज करेगा। तुम लोगों ने ये निकालने का जरूरत क्यों है? पता है, ये जनरली वैसे बस को निकालना पड़ता है जहां पे पब्लिक जहां मन चाहे चढ़े, जहां मन चाहे उतरे। जैसे कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो 4 किलोमीटर में उतर जाए, कुछ लोग 8 किलोमीटर बाद उतरे, कुछ लोग 12 किलोमीटर बाद उतरे, तो सबसे सेम चार्ज तो हो नहीं सकता। मेरे को निकालना क्या है कि कुल मिला के हर एक वैसे इंसान से कितना चार्ज किया जाए। तो देखो, मेरे को मिल गया हर किलोमीटर हर एक पैसेंजर को ले जाने का 3 रुपया चार्ज करता है। तो अगर एक इंसान मान लो 6 किलोमीटर जाता है तो उससे कितना चार्ज करेंगे? 6 × 3 = 18। कोई इंसान 8 किलोमीटर जाता है उससे कितना चार्ज करेंगे? 8 × 3 = 24। तो ये कारण हम लोग कैलकुलेट करते हैं पैसेंजर किलोमीटर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर है। तो पहले क्या निकाले? किलोमीटर। एक और किलोमीटर आ गया, इसको मल्टीप्लाई की इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर से। इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर मतलब हर एक ट्रिप में, इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ट्रिप, हर एक ट्रिप में कितने पैसेंजर एक्चुअली ट्रैवल किए, पैसेंजर किलोमीटर आ गया। डन है यहां तक? अब एक आखिरी बात, एग्जाम में कभी कभी बस का बाकी सारा खर्चा तो देगा, ड्राइवर का सैलरी, क्लीनर का सैलरी, कंडक्टर का सैलरी, रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब देगा, फ्यूल कॉस्ट नहीं देगा। फ्यूल कॉस्ट या डीजल कॉस्ट वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। उसके लिए 2 इंफॉर्मेशन देगा। क्या बोलेगा? माइलेज है 15 किलोमीटर पर लीटर और फ्यूल का रेट है ₹75 पर लीटर। तो साल भर में फ्यूल कॉस्ट क्या लगा? तो देखो भाई, फ्यूल कॉस्ट कैसे मिलेगा? 15 किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर लगता है, पर इनको तो साल भर में इतना किलोमीटर जाना था जो हम लोग जस्ट ऊपर कैलकुलेट किए। पंद्रह किलोमीटर जाने के लिए 1 लीटर चाहिए, तो इतने किलोमीटर जाने के लिए 10 / 15 इतना लीटर चाहिएगा। कॉमन सेंस, इतना लीटर चाहिएगा। और ये किस रेट में अपना फ्यूल को रिफिल करवाता है? 75 के रेट में। जब इसका फ्यूल कॉस्ट क्या लगने वाला है? इतना। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये वैल्यू आएगा ये। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता देते हैं पर यूज मत करना, एग्जाम में यूज कॉमन सेंस ही करना। फॉर्मूला क्या है इसका? फ्यूल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल डिस्टेंस क्या है डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल का रेट। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू फ्यूल का रेट। डन। तो ये था हमारा फ्यूल कॉस्ट का वर्किंग। अब फ्यूल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक और तरीका हो सकता है। ये एक तरीका है, ऑल्टरनेटिव 1। एक और तरीका से कैलकुलेट करने बोल सकता है फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग 15 किलोमीटर, फॉर रनिंग 10 किलोमीटर है मान लो ₹80। एग्जाम्पल है, मान लो 10 किलोमीटर जाने का 80 रुपया लगता है फ्यूल कॉस्ट। 10 किलोमीटर जाने का 80, पर हम लोग तो साल भर में इतना किलोमीटर गए, इसका क्या लगेगा? सिंपल यूनिटरी मेथड। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट क्या बनेगा? 80 रुपया लगता है 10 किलोमीटर का, यानी 1 किलोमीटर का 8, तो 1,55520 का क्या लगेगा? ठीक। तो ये 3-4 टिपिकल कैलकुलेशन है जो बस के क्वेश्चन में हम लोगों को करना पड़ता है। पहला, कोई भी क्वेश्चन आए डिस्टेंस निकाल। अगला, पैसेंजर किलोमीटर निकाल। कैसे आएगा? जितना डिस्टेंस चले इनटू इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रिप। तीसरा, फ्यूल कॉस्ट, जो कैलकुलेट करने के लिए 2 अप्रोच हो सकता है, आइदर माइलेज और फ्यूल रेट देगा या फिर सीधा फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर कितना लगता है दे देगा। ठीक। अब एक और टिपिकल चीज होता है, हम लोग सारा अच्छा पोर्शन जो एक क्वेश्चन में आ सकता है हम लोग एक समरी बना के कवर कर रहे हैं। अब कभी कभी कोई क्वेश्चन में सारा का सारा कॉस्ट नहीं देगा। एक कॉस्ट क्या बोल देगा कि एक परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स है। आप लोग बोलेंगे टेकिंग्स मतलब क्या? जस्ट कुछ देर पहले बताए थे रेवेन्यू। ठीक। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लोग सारा का सारा कॉस्ट दिया हुआ है जिसको जोड़ते चले और उसमें एक चीज नहीं दिया हुआ था, मान लो कमीशन ऑफ ड्राइवर। तो
जो टोटल कॉस्ट निकाले हैं कमीशन को छोड़ के वो आया हुआ है 1 लाख। कमीशन बोलते हैं उसको मिलेगा 5% ऑफ टेकिंग्स। कमीशन उसको मिलेगा 5% ऑफ टेकिंग्स, यानी जितना कमाएगा रेवेन्यू उसका 5%। प्रॉफिट कमाना है 20% ऑफ टेकिंग्स। अब ये कैलकुलेट करने के लिए टेकिंग्स चाहिए, पर भाई टेकिंग्स तो तब मिलेगा जब पहले कॉस्ट पता रहेगा। और प्रॉब्लम है कि कॉस्ट 1 लाख तो पता है, पर कमीशन का खर्चा कितना है वो खुद टेकिंग्स पे डिपेंड करता है। तब इस सिचुएशन में कुछ मत करना, आराम से टेकिंग्स को एक्स मान लेना। एग्जाम में बताते हैं आइदर बस का क्वेश्चन हुआ या लॉरी का क्वेश्चन हुआ या होटल का क्वेश्चन हुआ, काफी बार कोई एक खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स दे देगा। तो अगर बाई चांस कोई खर्चा परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स दे, टेकिंग्स को एक्स मान ले, तो देखो टोटल कॉस्ट क्या बनेगा। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन कितना है 1 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर भाई कमीशन भी खर्चा उसको जोड़ना पड़ेगा। कमीशन कितना दिया हुआ है जरा देखना, 5% ऑफ टेकिंग्स। जब भी कोई खर्चा परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स हो, टेकिंग्स को एक्स मान के खत्म कर। टेकिंग्स को अगर एक्स माने तो 5% ऑफ एक्स 0.05x। यानी मेरा टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा इंक्लूडिंग कमीशन, टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा 1 लाख प्लस 0.05x। यह है टोटल कॉस्ट। ऐड करना है प्रॉफिट 20% ऑफ टेकिंग्स, जाएगा 0.2x। इससे मेरे को सीधा क्या मिलेगा रेवेन्यू, जो क्या मान के चले थे खुद ही x। याद करो रेवेन्यू या टेकिंग्स या ग्रॉस प्रोसीड सब एक ही बात था, वो क्या माना हुआ था x। इक्वेशन बना सॉल्व कर लो। देखो टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, सीधा क्या मिलेगा रेवेन्यू जो है x। ये इक्वेशन को सॉल्व करना, मेरे को सीधा x या रेवेन्यू का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कैसे होगा 1 लाख प्लस 0.05x, ये है कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, सीधा मिलेगा रेवेन्यू। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखना x का वैल्यू आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 133 ठीक। तो अभी तक हम लोग पूरा डिटेल में जाने किस तरीका से क्या क्या टिपिकल बात हो सकता है। बस में पहला डिस्टेंस निकाल, अगला पैसेंजर किलोमीटर निकाल, किलोमीटर इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रिप। अगला फ्यूल कॉस्ट निकाल, डिस्टेंस बाय माइलेज इंटू फ्यूल रेट, या दूसरा एक सिंपल तरीका। इसके अलावा कभी भी खाली बस में नहीं, कोई भी टॉपिक के अंदर में अगर कोई भी खर्चा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल या रेवेन्यू या ग्रॉस प्रोसीड या टेकिंग्स रहे, उसको एक्स मान ले। जैसे उसको एक्स मानेंगे टोटल कॉस्ट पता है, वो खर्चा आएगा एक्स के टर्म्स में, टोटल कॉस्ट आया एक्स के टर्म्स में। जैसे हम लोग ये निकाले थे, प्रॉफिट दिया है परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स, दोनों मिला के टेकिंग्स यानी रेवेन्यू यानी सेल है, जो इसका वैल्यू क्या था एक्स। सॉल्व कर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। डन। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट हमारे बस का। अब अगला क्वेश्चन उठता है लॉरी में क्या होगा। जैसा होता है वैसा ही होगा, जो बस में हो वही लॉरी में होगा, बस एक डिफरेंस है, बस में पैसेंजर ले जाया जाता था, वहां पे गुड्स ले जाया जाएगा। इसीलिए यहां पे पैसेंजर किलोमीटर निकाले, वहां पे टन किलोमीटर निकालेंगे, और एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है टन। तो जरा देखते हैं अगला बात, टन किलोमीटर। यानी इस केस में भी, लॉरी के केस में भी कॉस्ट में ऐड करके प्रॉफिट रेवेन्यू तो जैसे निकालना निकालेंगे। अगला बात, जैसे डिस्टेंस निकालते हैं वो भी निकालेंगे, जैसे फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो भी करेंगे। खाली इंस्टेड ऑफ पैसेंजर्स किलोमीटर वी विल कैलकुलेट टन किलोमीटर। ठीक। टन किलोमीटर होता है दो तरीका का, एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर,
एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट और कमर्शियल। सही है यहां तक? एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। एक तीसरा बात, और जैसे कि देखो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जब बोलता है तो एक बोलेगा परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तब तो देखो झमेला नहीं है। कॉस्ट कैलकुलेट किया रहेगा, उसका परसेंटेज लगा दे। जब कैलकुलेट करने बोलेगा परसेंटेज ऑन रेवेन्यू या टेकिंग्स या ग्रॉस प्रोसीड, तो शॉर्टकट लगा देंगे कि 1/2 ऑन सेल तो 1/1 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेल यानी 1/3 ऑन कॉस्ट। पर लॉरी के केस में कभी बोलता है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ऑन फ्रेट। अब यहां पे कॉमन सेंस का चीज है कि लॉरी वाला जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, उसके लिए वो पैसा चार्ज करेगा कस्टमर से, और जब वो कस्टमर से पैसा चार्ज करेगा तो भाई कस्टमर जो लॉरी वाले को दे रहा है वो फ्रेट का उसके लिए खर्चा है, और लॉरी वाले के फ्रेट उसका इनकम है। तो आइदर रेवेन्यू बोले या फ्रेट बोले, दोनों ही रेवेन्यू है, या ग्रॉस प्रोसीड या फिर टेकिंग्स है। ठीक, जो अगर बाई चांस बोल दे 20% ऑन फ्रेट यानी 20% ऑन रेवेन्यू है, तो 1/5 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक, अब जानते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर क्या है। चलो जरा देखिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मान लो एग्जांपल लेकर चलते हैं, 3 शहर है ए बी सी। मान लो एक लॉरी है जो ए से निकलता है बी जाता है, बी से निकलकर सी जाता है, सी से निकलकर वापस ए जाता है, और ये सिलसिला से दिन भर करते रहता है। अब मान लो ए से बी के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, इसके बीच में डिस्टेंस है 75 किलोमीटर का, इसके बीच में डिस्टेंस है मान लो 50 किलोमीटर का। ठीक, एक लॉरी निकला ए से 10 टन गुड्स को लेकर, तो ए से बी पूरा जा रहा है 10 टन लेकर। ठीक, बी पहुंचा, बी में पहुंचने के बाद इसको जूम कर देते हैं, और बी में पहुंचने के बाद 10 में से मान लो ये अनलोड कर दिया, छह टन, तो देखो 10 में 6 अगर उतार दिया, यदि बचा 4, और ये फर्दर लोड लेकर चल रहा है 5 टन का। तो 4 था, 5 और लेके चला, मतलब 9 टन लेके ये बी से सी जा रहा है, तो बी से सी जा रहा है 9 टन लेके। ठीक, सी पहुंचने के बाद ये पूरे 9 टन को अनलोड कर दिया, तो भैया 9 का 9 उतार दिया, मतलब कुछ नहीं बचा, फर्दर लोड लिया है 8 टन का। तो जब सी से ए जा रहा है, ये 8 टन लेके जा रहा है। तो जरा समझना, ए से बी जब वो जा रहा है तो देखो कुछ किलोमीटर गया, कुछ टन लेके टन किलोमीटर निकालना है। बी से सी जा रहा है, टन किलोमीटर निकालना है। सी से ए जा रहा है, टन किलोमीटर निकालना है, लास्ट में जोड़ देना है, टन किलोमीटर मिल जाएगा। तो जब रिस्पेक्टिवली एक एक जगह का टन किलोमीटर निकालकर जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर देता है। तो अगर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करने का प्रयास करें तो कैसे होगा? सॉरी, चलो एक बार जरा कैलकुलेट करें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एकदम सिंपल है कैलकुलेट करना, कितना किलोमीटर जा रहा है इनटू कितना टन लेके। तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ वेट इनटू डिस्टेंस। कितना टन लेके गया है इनटू कितना किलोमीटर, एक रूट का आया, सेकेंड का निकाल, तीसरे का निकाल, लास्ट में जोड़ दे, टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, 100 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 9 प्लस 50 इंटू 8, जो भी आएगा आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। ये आया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब एक और होता है कमर्शियल टन किलोमीटर। क्वेश्चन होता है कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन होता है कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे मिलेगा। कमर्शियल टन किलोमीटर में अलग से हम लोग ट्रैक नहीं करते कितना कितना वेट लेके जा रहा है। यहां पर हम लोग निकालते हैं ऑन एन एवरेज कितना वेट था इनटू कुल मिला के टोटल डिस्टेंस क्या चला,
ऑन एन एवरेज कितना वेट था, तो 10 टन था, 9 टन था, 8 था, एवरेज क्या आएगा 10, 9, 8 का एवरेज इनटू टोटल डिस्टेंस क्या चला, तो देखो भैया यहां पे 100, यहां पे 75, यहां 50, तो 100 प्लस 75 प्लस 50 कितना आएगा 225 किलोमीटर। कैलकुलेट करना ही मिलेगा। और जाहिर सा बात है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कमर्शियल टन किलोमीटर से नहीं रहेगा, दो अलग अप्रोच से कैलकुलेट किया गया है। अगर बाई चांस क्वेश्चन साइलेंट रहे, हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना प्रेफर करेंगे, ये एग्जैक्ट आंसर देता है। डन। तो ये था हमारा लॉरी के बारे में जो हम लोग बहुत डिटेल में बात किए। अब लोग देख चलते हैं होटल में टॉपिक में। देखो अब चीज ऐसा है ना कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रेवेन्यू तक निकालना आसान है, लास्ट में रेट निकालना होता है। जैसे बस के केस में रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं पैसेंजर किलोमीटर से, तो रेट आता है पर पैसेंजर किलोमीटर। लॉरी के केस में डिवाइड करते हैं रेवेन्यू को टन किलोमीटर से, रेट आता है रेट पर टन किलोमीटर। अब होटल के लिए भी हम लोग को रेट निकालना जरूरी है। अब रेट दो तरीका से निकलता है, बता दें कैसे। सबसे पहला स्टेप यहां पे जो होता है वो एग्जैक्ट वही सेम रहेगा, कॉस्ट निकाल, ऐड करो प्रॉफिट, मेरे को सीधा क्या मिलेगा रेवेन्यू या ग्रॉस प्रोसीड या टिकट्स। कॉस्ट के अंदर में इसमें कभी कभी बोल सकता है कि जो रूम, इसमें कभी कभी बोल सकता है जो होटल का जो रेंट है, होटल में जो रेंट का जगह है कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ परसेंटेज ऑन टेकिंग्स है। तो जैसा कि कुछ देर पहले बताया, अगर मान लो कुछ परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स रहेगा तो टेकिंग्स तो एक्स मान ले, कॉस्ट आएगा एक्स के टर्म्स में, प्रॉफिट आएगा एक्स के टर्म्स में, रेवेन्यू तो खुद एक्स है, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो रेवेन्यू तक तो पहुंच गए। अब लोचा ऐसा है कि होटल एक टिपिकल इंडस्ट्री है जहां पे हर एक रूम से सेम रेट चार्ज नहीं किया जाता, या हर एक सीजन में सेम रेट चार्ज नहीं किया जाता, अलग अलग रेट चार्ज होता है। मान लो हम लोग कोई कैलकुलेशन किए और रेवेन्यू आया है 50 लाख, ठीक। अब लोग दो तरीका से देखेंगे, और ये जो कंसेप्ट हम बताने जा रहा है ये हर जगह अप्लाई होगा जहां पे मल्टीपल रेट होगा। मल्टीपल रेट मतलब अगर मान लो लिखा रहता बस के अंदर में भी कि बस में भी कैटेगरी और सीट है, एक प्रीमियम कैटेगरी बड़ा बड़ा चौड़ा सीट है, आगे टीवी स्क्रीन है, उनके लिए अलग रेट है, और दूसरा नॉर्मल के लिए अलग रेट है। तो जो एक ही बस के अंदर में दो अलग अलग रेट है, तो हम लोग सीधा पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, इस तरीका से करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में करेंगे, एक स्कूल बस का क्वेश्चन है, स्कूल बस में कुछ बच्चे लोग 8 किलोमीटर के अंदर उतरते हैं, कुछ लोग 8 से 16 के बीच में उतरते हैं, तो देखो दोनों से अलग रेट चार्ज हो रहा है, सेम बस में पर अलग रेट चार्ज हो रहा है, तो आप एक ऐसा टेबल बनाकर करना पड़ेगा। तो एक सिंगल रेट रहे सीधा डिवाइड कर, और अगर मल्टीपल रेट रहे ऐसा टेबल बनाकर करना पड़ेगा। एक बार देखिए चलते एग्जांपल रूम वाइज रेट का। मान लो 3 तरह का रूम है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक। नंबर ऑफ रूम्स मान लो दिया हुआ है, इसमें 50 है, इसमें 30 है, इसमें 20 है। अब ऑब्वियस सवाल है, सारा का सारा रूम हमेशा भरा हुआ नहीं रहता। मान लो इसका ऑक्यूपेंसी है 80%, इसका है 70%, इसका है 60%, ठीक। साल में मान लो हमारा होटल ऑपरेट करता है 360 दिन, तो तीनों रूम 360 दिन के लिए अवेलेबल है। अब ऑब्वियस सा बात है, जाहिर सा बात है कि रेट सबका सेम रहेगा नहीं। कैटेगरी ए का रेट ज्यादा चार्ज करता है, कैटेगरी बी का कम, कैटेगरी सी का और कम। मान लो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रेशियो चार्ज करता है 3:2:1 के रेशियो में। तो अगर यहां पे 3x चार्ज करेंगे तो यहां पे यहां पे 3x चार्ज करेंगे तो यहां पे 2x, यहां पे चार्ज करेंगे x। अब रेवेन्यू देखो कैसे आया। दिन में 50 रूम अवेलेबल है, पर ऑक्यूपाई खाली 80% हुआ, मतलब 50 का 80%, 40 रूम में लोग आए हैं एक दिन में। हर एक रूम से अगर हम लोग पर डे चार्ज करते हैं 3x, तो 40 रूम से कितना चार्ज करेंगे, 40 इंटू 3x 120x एक दिन में। तो साल भर में कितना चार्ज करेंगे, 360। तो दिस इंटू दिस करेंगे, मेरे को क्या मिलेगा, कैटेगरी ए से हम लोग साल भर में कितना होटल रेवेन्यू कमा रहा है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता ही कितना आ जाएगा, ये आएगा 43,200x।
सिमिलरली कैटेगरी बी में आप देखो 30 रूम अवेलेबल है जिसमें 70% ऑक्यूपाइड है, यानी खाली 21 रूम ऑक्यूपाइड किया गया एक दिन में। तो साल भर में कितना हुआ होगा इंटू 360, और रेट किस रेट पे चार्ज करते हैं 2x के रेट पे कितना आएगा 15120x। लास्ट में कैटेगरी सी अगर हम लोग कैलकुलेट करें यही सेम लॉजिक लगाते हुए तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा 4320x। तो ये सबको अगर ऐड करें तो कैटेगरी ए बी और सी तीनों मिलाकर कुल मिलाकर रेवेन्यू हमारे होटल कितना कमा रहा है 43,200 प्लस 15120 प्लस 4320। देखना ये आएगा 62,640x। ठीक, चलिए रेवेन्यू कमाना है इतना, और कुछ देर पहले हम लोग प्रॉपर टेबल बना के कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के रेवेन्यू कैलकुलेट किए थे जो कितना आया हुआ था इतना। तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सॉल्व करना मेरे को सीधा क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू, अगर आप लोग देखेंगे देखना एक्स का वैल्यू कितना आएगा 50 लाख डिवाइडेड बाय 62640 जाएगा, ओ माय गॉड बहुत ही सस्ता है 79.8, एक बार राउंड ऑफ करके 80 रुपया पर रूम पर डे हम लोग मांग लेते हैं। तो इनका रेट आया 80, इनका आया 160, इनका आया 240। जिन्हें अगर इतना इतना रेट चार्ज किया जाए तो जो इसका रेवेन्यू कमाने का टारगेट था वो आराम से पूरा हो जाएगा। डन। तो ये चार चीज मल्टीप्लाई हुआ, नंबर ऑफ रूम्स कितने थे, कितने ऑक्यूपाई हुए, कितने दिनों तक, उनका रेट क्या है। अब जैसे कि मैंने स्कूल बस का एग्जांपल दिया उसमें अगर रहा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऑक्यूपाइड अगर पूरा भरा हुआ है, नंबर ऑफ डेज कितना दिन लोग ट्रैवल करेंगे, अगर बाई चांस वैसे हम लोग को निकालना है पर डे, जब पर मंथ बोले तो नंबर ऑफ मंथ, जब पर एनम बोले तो मल्टीप्लाई नहीं करना, रेट जरूर मेंशन करेगा, रेवेन्यू आ जाएगा। अब एक सेकंड फीचर क्या हो सकता है सीजन वाइज। काफी बार सीजन वाइज रहेगा। सीजन वाइज मतलब क्या, पीक सीजन ऑफ सीजन। पीक सीजन में डेफिनेटली रेट ज्यादा चार्ज किया जाएगा, ऑफ सीजन में कम। तो देखो दो कैटेगरी ऑफ सीजन बना, पीक सीजन एक ऑफ सीजन। मान लो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं 50, पीक सीजन में ज्यादा भरा हुआ रहेगा, ऑफ सीजन में कम भरा रहेगा। मान लो हमारा पीक सीजन है 8 महीने का, मान लो ऑफ सीजन है 4 महीने का, और हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन 1 महीने में 30 दिन, तो भैया ये 240 दिन रहेगा, 8 महीने में ये रहेगा 120 दिन। ठीक, पीक सीजन में रेट ज्यादा चार्ज किया जाता है, ऑफ सीजन में कम। मान लो वो रेशियो क्या है, एग्जांपल है, मान लो दिया हुआ है ये रेशियो है 3:2, तो कितना चार्ज करेंगे यहां पे 3x, यहां पे 2x। तो देखो पीक सीजन में 50 का 80% माने डेली 40 रूम भरा हुआ है, 240 दिन तक इंटू 240 कितना चार्ज कर रहे हैं 3x करके, देखना ये आएगा 28,800x। और ऑफ सीजन में क्या बनेगा 50 का 40% 20 इंटू 120 इंटू 2, देखना ये कितना आएगा 4,800x। अगर आप लोग ऐड करो तो ये बनेगा 33,600x। तो देखो इतना रेवेन्यू कमाना है, और कुल मिला के इनको रेवेन्यू अर्न कितना करना था ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे थे 50 लाख पहला टेबल बना के। तो सीधा क्या बनेगा 33,600 x इज इक्वल टू 50 लाख। कैलकुलेट करना, x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, कैलकुलेट करके देखो 50 लाख डिवाइडेड बाय 33,600, ये आने वाला है 148.8। तो यहां पे इंटू 2 कर दिए, इसका रेट आ जाएगा अराउंड 297 के आसपास शायद, इंटू 3 कर दिए, इसका रेट आ जाएगा आई थिंक 446 के आसपास। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा। तो ध्यान देना, दो टेबल पहले वाले में कॉस्ट में ऐड किए प्रॉफिट रेवेन्यू, उसमें बस एक ही चीज अच्छा हो सकता है कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टेकिंग से, टेकिंग टू एक्स मान, प्रॉफिट एक्स के टर्म्स में रेवेन्यू खुद एक्स है, सॉल्व पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और एक और रेवेन्यू का वैल्यू आ गया, उसके बाद हमको रेट निकालना है। बस के केस में सीधा पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड, लॉरी के केस में सीधा टन किलोमीटर से डिवाइड, होटल के केस में अगर अलग अलग डिफरेंशियल रेट है तो टेबल बनाकर हमें देखना पड़ेगा कितने रूम है, कितने ऑक्यूपाइड है, कितने दिन तक, रेट क्या है, रेवेन्यू मिल जाएगा। डन। ये था होटल के बारे में। तो हम लोग ने अच्छा पोर्शन कवर कर लिया।
अब कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिवली विद ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट हो जाए। अब अगर हम लोग देखें, जैसे अगर ये हमारा बुक है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, तो बस के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं, लॉरी के बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं, होटल के बारे में बात किए हैं, एक है एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखो एयर ट्रांसपोर्ट में आज जनरली क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं पता रहेगा, फेयर पर पैसेंजर कितना चार्ज करना है पता रहेगा, एक टर्म रहता है पर फ्लाइट, जैसे आप लोग देखो तो दिखेगा कुछ कुछ खर्चा दिया रहेगा पर फ्लाइट। तो बस एक बात है, पर फ्लाइट का मतलब क्या, हर एक बार फ्लाई करने का खर्चा, यानी हर एक बार एक सिटी से दूसरी सिटी फ्लाई कर रहे हैं उसका खर्चा, यानी कि एक फ्लाइट का खर्चा, मतलब एक प्लेन का खर्चा नहीं, हर एक बार फ्लाई करने का खर्चा। तो अगर बाई चांस जैसे हमारा एक क्वेश्चन भी जो है उसमें निकालने बोला है इनकम निकाल पर फ्लाइट, तो देखो भैया पर फ्लाइट खर्चा पता रहेगा। कोई कोई मेरा कॉस्ट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि कितने पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे हमारा इस केस में 160 कैपेसिटी था, 60% भरा हुआ था, जिन 96 पैसेंजर। तो देखो भाई हर एक पैसेंजर पे खर्चा लगता है 125, तो 96 के लिए इतना कुछ खर्चा लगेगा। 5% ऑफ फेयर, यानी कितना रेवेन्यू कमाए उसका परसेंटेज, और रेवेन्यू निकालना बड़ा आसान होता है फ्लाइट में, क्योंकि 96 पैसेंजर थे और वन वे फेयर दिया हुआ है 7200, तो रेवेन्यू का वैल्यू आएगा 5% मिल जाएगा। तो देखो भाई रेवेन्यू पता है, ये 5 खर्चा पता है, माइनस का सीधा प्रॉफिट आ जाएगा। तो एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर में कोई झमेला नहीं होता, बड़ा सिंपल है। हर एक बात आपको समझना था, पर फ्लाइट का मतलब क्या होता है, हर एक बार फ्लाई करने का कॉस्ट। और क्या इंडस्ट्री है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में भी लाइफ बड़ा सिंपल रहता है, सारा का सारा कॉस्ट दिया रहेगा, प्रॉफिट अगर दे जरूर लेना, बिल्कुल मिलेगा रेवेन्यू। और यहां पे कॉस्ट यूनिट क्या बनेगा, केडब्ल्यूएच, तो कुल मिला के कितना यूनिट्स है वो जरूर दिया रहेगा, डिवाइड करते हैं मुझे रेट, पर केडब्ल्यूएच कितना चार्ज करना है मिल जाएगा। अच्छा एक छोटा सा बात, ऑल्दो ये एक ऑब्वियस बात है, स्टिल बताते हैं। अब जो बस हुआ, तो एक बस वाले के लिए बस उसका फिक्स एसेट है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए लॉरी उसका फिक्स एसेट है, होटल के लिए जो बिल्डिंग है या फर्नीचर है उसका फिक्स एसेट है। तो जो फिक्स एसेट का वैल्यू है ये पूरा मत ले लेना कॉस्ट शीट में, ध्यान दो कॉस्ट शीट तो भाई एक तरह का पीएल है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट जोड़ प्रॉफिट जोड़ के रेवेन्यू निकाल। और अगर ये एक तरह का पीएल है तो इसमें फिक्स एसेट का पूरा वैल्यू नहीं, खाली डेप्रिसिएशन आता है। तो अगर बाई चांस बस का वैल्यू, लॉरी का वैल्यू या कोई फिक्स एसेट का वैल्यू है तो पूरा मत ले लेना, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन लेना। नेक्स्ट बात, अब कुछ और टिपिकल बात है। अब जैसे कि हॉस्पिटल, अब ज्यादा इंडस्ट्री वैसे बची नहीं है, हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किए, एक हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो हॉस्पिटल में बहुत तरह का खर्चा होता है, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। हमारी जनरली फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा, रेंट का खर्चा, अगला इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, अगला लॉन्ड्री का कॉस्ट, अगला रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट, अगला स्टाफ का सैलरी, अगला नर्स का सैलरी, डॉक्टर सैलरी हालांकि इसमें जाएगा, जनरली डॉक्टर्स को सैलरी मिलता है कितने पेशेंट उन्होंने ट्रीट किया उसके बेसिस पे। मेडिसिन का कॉस्ट हो गया वो इसमें जाएगा क्योंकि वो पेशेंट्स पे डिपेंड करेगा। फूड कॉस्ट हो गया वो इसमें जाएगा, जनरली वो पेशेंट पे डिपेंड करेगा। तो फिक्स्ड वेरिएबल में लोग बांट सकते हैं। तो देखो दोनों कॉस्ट आ जाएगा, ऐड करके टोटल कॉस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन दिया रहेगा, जोड़ देना, क्या मिलेगा, रेवेन्यू। अब अगला क्वेश्चन उठता है यहां पर हमारा कॉस्ट यूनिट क्या बनेगा। अब देखो यहां पर हमारा कॉस्ट यूनिट क्या बनेगा, पर पेशेंट डे। जैसे आप लोग देखोगे यहां पे कैलकुलेट करने बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे। पेशेंट डे माने क्या, जैसे टन किलोमीटर टन इंटू किलोमीटर था, पैसेंजर किलोमीटर पैसेंजर इंटू किलोमीटर था, पेशेंट डे क्या होगा, पेशेंट इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी कौन सा पेशेंट कितने दिनों तक हमारे हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो पेशेंट डे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट
या इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका, नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड। हॉस्पिटल में कितने बेड्स ऑक्यूपाइड थे उतने पैसेंजर्स होंगे। ऐसा तो नहीं है बेड खाली है, डॉक्टर बोला चलो रेस्ट करते हैं, ऐसा तो होना नहीं है। तो नंबर ऑफ पेशेंट या नंबर ऑफ बेड्स ऑक्यूपाइड इनटू नंबर ऑफ डेज, यानी कितने पैसेंजर आए इनटू कितने दिनों तक रहे, वो है हमारा पेशेंट डे। एक बार यहां गया, रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे पेशेंट डे से, मुझे क्या मिलेगा, पर पेशेंट को पर डे रखने का मुझे उससे कितना चार्ज करना है। अब वापस यहां पर हो सकता है कैटेगरी रहे, सुपर डिलक्स रूम में रखा जा रहा है, एक नॉर्मल वार्ड में रखा जा रहा है। तो देखो जब मल्टीपल रेट रहेगा तो जैसे होटल में कैलकुलेट किया वैसे करेंगे, कैटेगरी ऑफ रूम क्या रहेगा, ऐसे कितने नंबर ऑफ रूम्स थे, कितने ऑक्यूपाइड थे, कितने दिनों तक ऑक्यूपाइड थे, किस रेशियो में चार्ज करना है, लास्ट में रेवेन्यू क्या बनेगा। ठीक, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रेशियो एक्स के टर्म्स में रहेगा, लास्ट में रेवेन्यू को जोड़ के हम लोग जो एक्चुअल में रेवेन्यू कैलकुलेट के पहला टेबल उससे इक्वेट करेंगे, सीधा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टोल और आईटीईएस, इसमें कुछ खास बात है नहीं। टोल में देखो जनरली दो तरह का खर्चा रहता है, एक रहता है कैपिटल कॉस्ट जो शुरू में नेशनल हाईवे बनाने के लिए लगा है, और ऑब्वियस बात है इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तक मिलेगा, तो कॉस्ट पे इस पूरे रोड को बनाने का कॉस्ट मत ले लेना, उसको अमोर्टाइज या डिप्रिशिएट करके लेना। और एक रहेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो डे टू डे बेसिस पे लगता है। जनरली इसके अंदर में क्या आएगा, जनरली इसके अंदर में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, टोल बूथ में इलेक्ट्रिसिटी, या टोल बूथ पे बहुत सारे इंप्लॉइज हैं उनका सैलरी आएगा, या टेलीफोन चार्जेस आएगा, या रिपेयर मेंटेनेंस, हर साल देखो रोड को मेंटेन कराने का खर्चा लगता है, ये हर साल का खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, ये आएगा ऑपरेशन मेंटेनेंस में। तो कैपिटल कॉस्ट मिल गया अमोर्टाइज करके या डिप्रिशिएट करके, इसको जोड़ देंगे ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ, तो मुझे सीधा क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट कितना आया। टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट, मुझे सीधा क्या मिलेगा, साल भर में कितना मुझे चार्ज करना है, जितने व्हीकल जाएंगे उनसे टोल टैक्स के द्वारा, तो रेवेन्यू आ गया। अब एक बार ये रेवेन्यू आया, अगर देखो हर एक व्हीकल से सेम रेट चार्ज होता है, तब तो जितने व्हीकल जाएंगे उससे डिवाइड कर रेट मिल जाएगा। पर वही अगर बाई चांस अलग अलग रेट चार्ज होता है, जैसे लॉरी से अलग, कार से अलग, टू व्हीलर से अलग, तो जब डिफरेंशियल रेट होता है तो जैसा होटल में टेबल बनाए वैसा बनाएंगे, तो बोलेगा वो टेबल फिर कैसा दिखेगा, कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स। देखो आप देखो सब में सेम बात चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। सिंगल रेट रहे सीधा डिवाइड कर, मल्टीपल रेट रहे टेबल बना के डिवाइड कर। कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जाने वाले हैं हम लोग एस्टिमेट करेंगे, मान लो लॉरी हो गया, या बस हो गया, या कार हो गया, या टू व्हीलर्स हो गया, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 100, 50, 40, 20, ठीक। आप कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जाएंगे, अब हर एक व्हीकल से हम लोग किस रेशियो में रेट चार्ज करेंगे। आप समझो यहां पे ऑक्यूपेंसी तो हो नहीं सकता, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऑक्यूपाइड रहेगा, कितने लॉरी जा रहे हैं वो जानना है, भले उसमें एक बैठे या 10 बैठे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लॉरी को देना पड़ेगा टोल टैक्स। तो ऑक्यूपाइड वाला इज नॉट रेलेवेंट। नंबर ऑफ डेज रेलेवेंट हो सकता है, अगर बाई चांस मुझे पर डे निकालना है, साल में कितने दिन, 360 रहेंगे सबके, या 365 जैसा क्वेश्चन बोले, किस रेशियो में मुझे रेट चार्ज करना है। मान लो रेट है 4:2, 3:2:1, तो 4x, 3x, 2x, x मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे सीधा क्या मिलेगा, रेवेन्यू। जो रेवेन्यू आएगा x के टर्म्स में, जो किससे इक्वेट कर देंगे, जो हम लोग पहला टेबल में कॉस्ट पे प्रॉफिट जोड़ के रेवेन्यू निकाले थे, मुझे सीधा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इवेंचुअली इससे मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, हर एक का रेट। डन। चलिए हम लोग पढ़े टोल के बारे में। एक आखिरी इंडस्ट्री एक और है, वो हमारा आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। तो ऐसा है ना, इसके अंदर में स्किल्ड लेबर का इंडस्ट्री है।
आईटी कोई अनस्किल्ड आदमी नहीं कर सकता, ये स्किल्ड लेबर का इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली यहां पे मैक्सिमम खर्चा कौन ड्राइव करेगा? जो वर्कर का वेजेस है। तो करना क्या है? मान लो मेरी एक आईटी कंपनी है, एक कस्टमर मेरे पास आया और आकर बोलता है कि मुझे मेरे यहां पर एक आईटी सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, आप उसके लिए कितना चार्ज करेंगे? तो भैया देखो, एक तरह का जॉब कॉस्टिंग हो गया कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे कितना खर्चा लगेगा, अलग से आइडेंटिफाई कर उससे चार्ज कर ले। तो देखो, कुछ तो मेरा मटेरियल कॉस्ट लगेगा, जो मुझको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है उसका मटेरियल कॉस्ट लगेगा, जो मुझसे चार्ज करेंगे। अगला, एक टीम बनाकर भेजेंगे जहां सुपरवाइजर रहेगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा, उसको असिस्ट करने के लिए एक उसका असिस्टेंट रहेगा। तो जो वर्कर लोग जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में हम लोग वेजेस उससे चार्ज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लो सुपरवाइजर का सैलरी है 6 लाख रुपया पर एनम, और मान लो ये पिछले साल 1 महीना इस प्रोजेक्ट में डिवोट किया, तो पूरा सैलरी मत ले लेना। उस कस्टमर से कितना लेंगे? 6 लाख बाय 12 इंटू 1, कितना लेंगे? 50,000। अगला मान लो इंजीनियर है और जिसका सैलरी 3 लाख रुपया पर एनम है, और मान लो ये 2 महीना डिवोट किया, तो देखो 2 महीने का प्रोपोर्शनेट सैलरी कितना आता है? 50,000। उतना हम, सॉरी, हाँ 50,000 उतना हम लोग उससे चार्ज करेंगे। बोलते 3 इंजीनियर्स गए थे, तो भाई इंटू 3 कर दे। तो पहला मटेरियल कॉस्ट आया, अगला डायरेक्ट वेजेस आया। अगला कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का खर्चा जो वहां पे इंस्टॉल करने में लग रहा है, वो भी डेफिनेटली कस्टमर से चार्ज करना है। इसके अलावा अगर मान लो वो एक रिमोट लोकेशन में है, तो हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां जाके शायद रुकना पड़ सकता है। तो जो ट्रैवलिंग और लॉजिंग का खर्चा है वो तो उस कस्टमर की वजह से लग रहा है, किससे चार्ज करेंगे? उसी से चार्ज करेंगे। तो अगला ट्रैवलिंग एंड लॉजिंग कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट को हम लोग जोड़ दिए। अब इसके अलावा इस कंपनी का, इस आईटी कंपनी का कुछ ओवरहेड जरूर लगा होगा। जैसे देखो, जो आईटी कंपनी बनाया तो एक अपना ऑफिस सेटअप किया होगा, उसका रेंट लगता होगा, ऑफिस के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, ऑफिस का टेलीफोन चार्जेस लगता होगा, ऑफिस में एडमिन का खर्चा लगता होगा। पर क्वेश्चन उठता है, ये क्या हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किस कस्टमर के लिए लगा? नहीं, पर ये सारा खर्चा करना पड़ा क्योंकि उसको अपने सारे कस्टमर्स को सर्विस देना है। यही कारण है कि उसको अपने ओवरहेड के कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा हर एक कस्टमर के बीच में। तो देखो, ये सारा तुम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि जिस कस्टमर के जाके सेटअप कर रहा है उसके लिए मटेरियल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वर्कर कितना समय डिवोट किया, उसका वेजेस, ट्रैवलिंग, लॉजिंग, उसके लिए क्या लगा। पर भाई जो मेरा खुद का सेटअप किया हुआ है ओवरहेड, वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चार्ज तो करना पड़ेगा। चार्ज नहीं करेंगे तब तो ये रिकवर होगा ही नहीं। तो यही कारण है कि ये कंपनी एस्टिमेट करेगा टोटल ओवरहेड कितना। जैसे कि हम लोग ओवरहेड चैप्टर में पढ़े हुए हैं, या आप लोग रिवीजन वीडियो नहीं देखे तो जब देख लेंगे कि इस ओवरहेड को एक सूटेबल रेशियो में बांटना पड़ेगा, और वो डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री पे। और सिंस आईटी इंडस्ट्री एक स्किल्ड इंडस्ट्री है, तो इस ओवरहेड को हम लोग बांटेंगे टोटल वेजेस के रेशियो में। यानी टोटल ओवरहेड क्या था पिछले साल? टोटल वेजेस, वेजेस नहीं बोलना चाहिए, सैलरी बोलना चाहिए यहां पर। इनफैक्ट टोटल ओवरहेड क्या है, टोटल सैलरी क्या लग रहा है, सॉरी, टोटल ओवरहेड क्या है, टोटल सैलरी क्या है, ताकि इसको पता चले कितना परसेंटेज ओवरहेड, कितना परसेंटेज है सैलरी का। एक वाली कैलकुलेशन हो गया, मान लो 50%। तो देखो भैया, इस जॉब में जितना सैलरी आया उसका भी 50% हम लोग ओवरहेड के फॉर्म में ये कस्टमर से चार्ज करेंगे। यानी ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोग नीचे एक वर्किंग नोट पे निकालेंगे। इस कंपनी में टोटल ओवरहेड कितना, टोटल कितना सैलरी पे, यानी कितना परसेंट ओवरहेड है सैलरी का, और ओवरहेड मान लो 50% ऑफ सैलरी है, तो इस स्पेसिफाइड जॉब में जितना सैलरी था उसका 50% उसे उसी प्रोपोर्शन में रिकवर कर देंगे। डन। तो ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के हर एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को। चलो डन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म।